Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Faisal Saeed. Today we will discuss about Charles law from chemistry part 1 chapter number 3. इससे पिछले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिलेशनशिप देखा था बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में हमने किसी भी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डील किया था। कंडीशन हमारे पास वहाँ पे थी कि टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर जो है उसको सेम रखा जाए। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में, जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का। बॉयल्स लॉ में हमने रिलेशनशिप देखा था वॉल्यूम और प्रेशर का, लेकिन यहाँ पे आज हम चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ करेगा, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कैसे कम या ज़्यादा होगा। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है। तो चार्ल्स लॉ सबसे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट था हमारे पास, जे चार्ल्स, इन 1787। जे चार्ल्स एक साइंटिस्ट था जिसने 1787 में सबसे पहले चार्ल्स लॉ दिया। चार्ल्स लॉ में हम रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हम किसी भी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। इसकी स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें। अब डायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो, अगर हम टेम्परेचर कम करें तो वॉल्यूम भी कम हो। मतलब एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो चार्ल्स लॉ में भी हमें यही बताया गया है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, इसके पीछे लॉजिक ये है। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है हमारे पास, इसमें कोई भी गैस जो है वो मौजूद है। टेम्परेचर हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हमारे पास होगा 1 atm। जैसे ही हम टेम्परेचर जो है वो T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर हमारे पास सेम है 1 atm। अब टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्यों बढ़ा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है, जो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट थी कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। कंडीशन क्या थी हमारे पास? इफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट
कि अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर और उसके नंबर ऑफ मोल मतलब उसकी अमाउंट जो है वो सेम रखें तो उस गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के आ जाएगा टी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के की वैल्यू निकालने के लिए टेम्परेचर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। V जो है वो डिवाइड हो रहा है टेम्परेचर से, किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल। यहाँ से हम इसकी सेकंड डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ये दूसरी डेफिनेशन बन सकती है चार्ल्स लॉ की। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सिलेंडर है जिसमें गैस जो है वो मौजूद है, इसका वॉल्यूम V1, टेम्परेचर इसका T1। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इस गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। T2 किसके इक्वल हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 जो है हो जाएगा। अगर हम इन दोनों सिलेंडर्स के लिए K की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगी V1 और T1, यहाँ पे हमारे पास आएगी V2 ओवर T2 इट इज़ इक्वल टू K। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा V1 ओवर T1 इट इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। ये हमारे पास आ गई चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ से हम चार्ल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, K कांस्टेंट के इक्वल है। तो इस सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर is always constant के वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट। कंडीशन क्या है, इफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। कि अगर हम किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स और उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उस गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या वाकई वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि क्या वाकया ही वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सिलेंडर है, इसमें गैस जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम जो है वो है 50 डेसीमीटर क्यूब। V1 टेम्परेचर हमारे पास होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कोई भी गैस ली
इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास इस गैस का वॉल्यूम है 50 डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। इसी गैस को हम जब हीट करेंगे, इसी गैस को जब हम हीट करेंगे तो हम देखेंगे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हम T2 जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर दिया हमने। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमने देखा कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। वॉल्यूम फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया V2 62.5। अब देखें टेम्परेचर हमारे पास 25 था, वॉल्यूम 50, टेम्परेचर 100 हो गया, वॉल्यूम 62.5। क्या शो हो रहा है कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। जब टेम्परेचर 25 पे था तो वॉल्यूम 50, टेम्परेचर 100 पे ले गए, वॉल्यूम 62.5, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि जो प्रेशर है, अगर 1 atm यहाँ पे है तो 1 atm ही यहाँ पे हो, मतलब प्रेशर जो है वो सेम हो और उस गैस की अमाउंट जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम हो। अब टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्यों बढ़ा, ये भी हमने देखा है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उस गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उस गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ा कि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। ये बेसिकली हमें रिलेशनशिप देता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी। तो आज के लेक्चर में बस चार्ल्स लॉ हम देखेंगे और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।